ओके गाइस, तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कुछ रेशोज देखे थे, राइट? और वो रेशोज थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के रेशोज। कंटिन्यू करते हैं वो आज पूरे रेशो खत्म करके हम लोग जाएंगे। एक एक रेशो जब मैंने आपको लिखाया उसका पर्पस सर्व किया कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये रेशो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कौन सी एरिया का फॉरकास्टिंग करवाते हैं। ओके, तो हमने लास्ट रेशो लिखा था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसमें फॉर्मूला क्या था? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अभी 4 रेशो में आपने एक नोटिस किया कि आप प्रॉफिट या एक्सपेंसेस इनकम से कंपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इनकम से कंपेयर कर रहे हो। तो याद करो, जो मैंने आपको मीनिंग लिखा के दिया वो यहां पे प्रूफ हो रहा है कि जो दो आइटम्स, वेरिएबल आइटम्स को आप कंपेयर करते हो और उनका पर्सन निकालते हो फॉरकास्टिंग के लिए, फ्यूचर के लिए, पास का डेटा लेकर, उसी को बोलते हैं रेशो एनालिसिस करना। ओके, अब यहां पे हमने 4 रेशो कल देखे थे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, बस 3 देखे थे ना? 3 हो गए थे ना हमारे। लिखिए एक चौथा रेशो आज। और वो है ऑपरेटिंग रेशो, फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो आता है। यानी अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया है तो आप ये 4 रेशो को मोस्ट प्रायोरिटी देना। और वो है अभी ऑपरेटिंग रेशो। लिखिए, अब ये ऑपरेटिंग रेशो क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं अपन। ओके, देखिए, ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है कि मैं जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस कर रहा हूं, यानी क्या, एक इंसान को, एक एंटरप्रेन्योर को सिर्फ अपने बिजनेस से इनकम नहीं आती, सभी जगह से इनकम आती है, बराबर कि नहीं? तो जो आप अपना कोर बिजनेस कर रहे हो, कोर बिजनेस, उस कोर बिजनेस को चलाने के लिए आपको टोटल खर्चा कितना आ रहा है? खर्चा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। फिर बोलूं आपको मैं, तब आ गया इसमें तब। और मजे की बात क्या है पता है आपको? जितना 100 अगर इनकम है, 100 रुपीज अगर इनकम है, तो अगर सपोज नेट प्रॉफिट रेशो हमारा 20 रुपए आया तो 80 रुपए हमारा ऑपरेटिंग रेशो आएगा। यानी आपने क्या है एक हिंट सीखी कि अगर आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा है उसने, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा है उसने, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंस कुछ नहीं दिया है उसने, लेकिन उसने डेटा दिया है आपको ऑपरेटिंग रेशो का, तो भी आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिलाकर 100 आना चाहिए। परसेंटेज इज मैक्सिमम कैलकुलेटेड फ्रॉम 100। ओके, तो आपने समझ में आ गया व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशो? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है? अगर नहीं दिया रहा तो लिखिए उसके लिए, मैंने वैसे कल आपको बताया था, COGS अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालने का कंटेंट क्या आएगा? तो सेल्स में से आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपका मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? देखो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो में फर्क है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिने चुने कुछ लिस्ट होती है, उन्हीं को बोलते हैं। इसको मैं अलग से लिखाऊंगा, आप फिलहाल इसको जगह छोड़ दीजिए।
ओके इसका आप जगह छोड़ दीजिए, जब एग्जाम कराऊंगा तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा दूंगा मैं आपको, और फिर यहां पे आप उसको फिल कर देना। यानी आप जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो आपको पूरा डेटा आपके 2 पेजेस में मिल जाएगा। आगे हाँ अच्छा, सेल्स कौन सा लोगे? नेट सेल। ओके अब आता है 5th नंबर का रेशियो, लिखिए वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ यानी आपने नोटिस किए ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के मैक्सिमम रेशियो जो है वो सेल्स से कंपेयर हो रहे हैं। ओके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब ऐसे बहुत सारे वैसे तो एक्सपेंस रेशियो है, तो मैं क्या लिखा दे दूंगा क्या? वो बस क्या करोगे, जो एक्सपेंस रेशियो पूछा वो एक्सपेंस को डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर देना बस। ठीक है अब ऐसे ही एक रेशियो आता है यहां पे, वो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। अब यहां पे लिखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है अब यहां पे लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाकी है पेंडिंग अपना, वो अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए वैसे भी अपन ने यहां पे काम छोड़ा हुआ है, ये जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझा के दूंगा कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना है, उसको फिर यहां पे फिलअप करना। ओके आगे बढ़ता हूं। हाँ अब यहां तक के जो रेशियोज थे उसको मैं प्रोबेबली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो बोलूंगा। अब जो हम रेशियो शुरू कर रहे हैं यहां से, अब वो रेशियो जो रहेंगे वो बैलेंस शीट के रेशियो रहेंगे, और यहां से आपका एमकॉम का नया सिनेरियो, नई जर्नी यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, अपने को थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। ओके थोड़ा धीरे चलेंगे, समझेंगे, और उसके बाद एक एक रेशियो को आगे नोट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। लिखिए 7वां नंबर रेशियो। अच्छा एक काम कीजिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, पूछो क्यों? अगर हमको सॉल्व करते करते ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का एक आधा रेशियो और मिला तो मैं आपके प्रोफार्मा ग्लांस में यानी फॉर्मूला ग्लांस में लिखा दूंगा, तो आपका क्या रहेगा, बैकअप आपका पूरा एक साथ रहेगा। आपको हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे पढ़ना नहीं है, हमको एग्जाम्स की भी प्रोविजन करनी है, तो इसलिए मैं आपको ऐसा डेटा बना के दे रहा हूं जिससे आपको सिर्फ लास्ट मोमेंट में ये पढ़ के जाओगे तो आपको पूरा एटलीस्ट ये टॉपिक सॉल्व करते आ जाएगा। अब सबसे पहला जो रेशियो हम यूज कर रहे हैं बच्चे लोग, वो यूज कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। लिखिए मैं एक रेशियो के लिए जगह छोड़ दे रहा हूं कि अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं लिखा दूंगा वो। ओके बाकी चिल्लर और रेशियो आएंगे, जैसे एग्जांपल आपको लिख के आएगा कैलकुलेट फैक्ट्री एक्सपेंस रेशियो, तो फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, फैक्ट्री एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसको फैक्ट्री एक्सपेंस को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। याद करो कॉस्टिंग में डिपार्टमेंटल हेड्स के खर्चे को बोलते हैं ओवरहेड, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो ऐसे तो बहुत सारे रेशियो आएंगे, डिवाइडेड बाय सेल्स कर देना। ओके अब लिखिए सबसे मेन जो अभी रेशियो है वो थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, और उस चीज को कैसे सॉल्व करना है उसको भी यहां से ही हम लोगों को पोक करना है। पहला लिखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या है बताइए बच्चे लोग, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है बताऊं? देखो सिंपल है, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को यह देखना होता है कि हमारे पास जो माल आ रहा है यहां बन रहा है,
अब देखो, अगर मैंने कंपनी ट्रेडिंग करती होंगी तो माल बुलाती होंगी गुड्स, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग करती होंगी तो बनाती होंगी। तो एक साल के अंदर वो कितनी बार वो गुड्स रिपीट हो रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है, यानी उसकी डिमांड है। अब आप देखो, अगर आप नॉर्मल सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बिजनेस देख लो या कंपनी का देख लो, एक व्यापारी आदमी अगर गुड्स को रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्यों करेंगे अपने गुड्स स्टोर में रिपीट, बताओ, उसकी डिमांड होंगी, क्या होंगी वो, तो बराबर है कि नहीं। तो वो डिमांड कितनी है वो देखने के लिए हमको कितनी बार वो गुड्स रिपीटेशन में लाना पड़ रहा है, वो निकालने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशो दो। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लिखिए, इसका फॉर्मूला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालना आता है, सिखाया ऊपर मैंने आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इनटू टाइम्स। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, तो लिखिए, एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इनटू टाइम्स जो है ये सब लिखना पड़ता है, ये कुछ होता नहीं है एक्चुअली, पीछे जो भी आंसर आएगा ना वो इनटू टाइम्स, मतलब टाइम्स लिख देना पीछे बस, ये टाइम्स होता कुछ नहीं है, सब लिखना पड़ता पीछे से, रिपीटेशन है ना, कितनी बार माल रिपीट हुआ, हमारे पास गुड्स रिपीट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज टर्नओवर रेशियो। अब देखो, मैं ऑथर की एक बुक पढ़ता हूं, उसमें टर्नओवर रेशियो के बारे में क्या बताया जा रहा है, सुनो। दिस रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड एज turnover ratio because they indicate the speed with which assets are converted or turned over into sales। समझा कि हमारा जो गुड्स है वो कितनी बार बिक रहा है। देखो, जो बाल नहीं बिकता है वो क्या बनता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या बनता है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मेरी एसेट है, क्या है, मेरी एसेट्स। आगे बता रहा है, for example inventory turnover ratio indicate the rate at which the funds invested in the inventories are converted into sales। यानी कितनी बार हम माल बुला रहे हैं और कितनी बार वो माल बिक रहा है, एक्चुअली ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब मैंने क्या बोला, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ था कितनी बार माल बिक रहा है। अब बिकना तभी होगा जब अपन रिपीट करेंगे, समझा आपको, क्लियर। हाँ, तो बस यही है, क्लियर है पिक्चर, ओके। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने तो आता ही आपको, कैसे आएगा बताओ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। हाँ, अब उसके बाद आगे बढ़ू, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, रेशियो नंबर 8 ना, करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आएगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी होता क्या है भाई, पहले इसको समझ लेते हैं।
ओके, देखिए करंट रेशो का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि जब भी कंपनी को या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने करंट में, मेरे पास आज की तारीख में अगर मुझसे लोग मांगने आए पैसे, तो मैं कैपेबल हूं क्या देने के लिए, ये अगर निकालना है तो यू कैन प्रेफर करंट रेशो। एग्जांपल दूं, देखो बिजनेस है, उधारी किए बिना चलता नहीं है, उधारी देनी पड़ती है, उधारी मिलती भी है। तो जो भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, क्या होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, जो दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, उसको कंपेयर करना है तो यू कैन प्रेफर करंट रेशो। करंट एसेट किसको बोलते हूं, करंट एसेट किसको बोलते बताओ, ऐसी एसेट जो ये साल एसेट है, नेक्स्ट ईयर वो, ये नेक्स्ट ईयर जाते से ही वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व यानी किसी और एसेट में वो कन्वर्ट हो जाता है या अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, जो ये साल तो कर्जा है लेकिन नेक्स्ट ईयर जाते से ही उसको रिडीम करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। हाँ, तो उस रिडीम करना पड़ता है यानी पे करना पड़ता है, ये साल नेक्स्ट ईयर जाते से ही, हमारी ये साल के आखिर में कर्जा है मेरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाते से उसको रिडीम करना है, दैट लायबिलिटी इज नोन एज करंट लायबिलिटी। ये रेशो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्यों देखता है बताओ, अगर इस रेशो को प्रॉपर स्टडी नहीं की गई तो पता है आपको क्या होगा, फिक्स एसेट लॉस में बेचना पड़ सकता है। एग्जांपल दूं, देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं साल के एंड में खड़ा हूं, साल के एंड में खड़ा हूं और मुझे नेक्स्ट ईयर जाते से 2 लाख रुपए देना है, मेरे ऊपर कर्जा है, ऐसा कर्जा जो नेक्स्ट ईयर जाते से ही रिडीम करना है मुझे। अब मेरे पास नेक्स्ट ईयर जाते से ही 1 महीने के अंदर रिडीम करना है 2 लाख रुपए, तो मेरे पास 2 लाख रुपए का आने का इनफ्लो सोर्स भी तो होना चाहिए। अगर नहीं रहे इनफ्लो सोर्स तो क्या होगा, तो मुझे अपनी फिक्स एसेट को लॉस में बेचना पड़ेगा। पूछो क्यों, अगर मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है या लिक्विडिटी की प्रोविजन नहीं है, क्या नहीं है, यानी सारे करंट एसेट मिलाकर इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इनफ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम, सोर्स ऑफ, यानी करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर जाते से ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, इट मे बी कैश और इट मे बी इन अदर फॉर्म। हाँ, तो वो एसेट्स को अपन बोलते हैं करंट एसेट्स। तो अगर मेरे को 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर जाते से देना है, तो मेरे पास 2 लाख रुपए का इनफ्लो नेक्स्ट ईयर जाते से होना भी चाहिए ना। ये कंपेयर देखने के लिए हम निकालते हैं करंट रेशो, ताकि हमारे फिक्स एसेट्स को अफेक्ट ना हो, वो अपनी जगह पे सेफ रहे। क्या रहे, सेफ। अगर मुझे 2 लाख रुपए कर्जा देना है, आउटफ्लो है जाते से ही, मुझे रिडीम करना है और इनफ्लो नहीं है, तो मुझे मजबूरन अपनी फिक्स एसेट्स को कम भाव में बेचना पड़ेगा कि नहीं। लोगों को अगर मालूम पड़ेगा कि इसको पैसों की गरज है, तो मेरी 10 लाख वाली एसेट वो 5 या 6 में मांगेंगे ना, और वो जो कर्जा है मुझे रिडीम करना ही है, नहीं आओ, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। करंट लायबिलिटी बोलते किसको है एक्चुअली, तो वो रेशो कितना है हमारे पास, कितना करंट एसेट है, कितना कंपेयर टू करंट लायबिलिटी है, ये निकालने के लिए वी कैन प्रेफर अ करंट रेशो। अब आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, वैसे तो लिस्ट करंट एसेट्स का आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, लेकिन फिर मेरा एक नॉर्मल दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं, तो इसलिए मैं आपको लिस्ट शो कर रहा हूं। ओके, लिख लीजिए, तो यहां पे आप लिस्ट शो कर दीजिए, लिस्ट ऑफ करंट एसेट्स, यानी कौन कौन सी एसेट्स को कंसीडर करना है, और लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। यहां से तुम्हारे बैलेंस शीट्स के रेशोज शुरू हो गए। ओके बच्चे लोग, ये वो सारी लिस्ट है जो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बोलते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो एसेट्स है ये अर्जेंसी इन कैश देंगी, अर्जेंसी इन कैश, यानी ये एसेट्स को मैं जाते से ही ये एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, ताकि मेरे पास लिक्विडिटी रही, एसेट रही, तो मैं अपनी जाते से रिडीम कर पाऊं कर्जा, ताकि मेरी बाकी एसेट्स को अफेक्ट ना पड़े। कहां पे है,
हाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, एक मिनट में लिखा देता हूँ, लिख लीजिए सॉरी, हाँ लिखिए, हाँ क्रेडिटर्स होगा, लिख लीजिए, मैं लिस्ट आपको लिखा दे रहा हूं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी आपने क्या सीखा, व्हाट इज करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो नेक्स्ट ईयर जाते से ही हम कैश फॉर्म में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो करंट रेशियो एक्चुअली काम क्या करता है, अगर मैं इसको पीपीटी में दिखाऊं, एक मिनट सॉरी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, करंट रेशियो में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, दिस रेशियो आल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। लिख लीजिए, हाँ पेपर में घुमा फिरा के ऐसे लैंग्वेजेस आ सकते हैं, हाँ वर्किंग कैपिटल रेशियो, कैश एट बैंक आएगा इसमें, फिर सन्ड्री डेटर्स आएगा। अब आप नोटिस कर रहे हो, ये ऐसी एसेट्स है जो नेक्स्ट ईयर जाते से हम कैश फॉर्म में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लिख लीजिए। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, कोई इनकम अगर बाकी होंगी तुम्हारी एक्रूड तो वो, उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल, 1 2 8, ये कितनी हो गई, आप प्लीज कंफर्म कर लीजिए 8 से क्या 8 है। तो इतनी टाइप की एसेट्स को आपको करंट एसेट्स मानना है। अब आप अगर नोटिस करोगे, जो मैंने आपको मीनिंग क्या बताया करंट एसेट्स का, ऐसी एसेट्स जो नेक्स्ट ईयर जाते से ही अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, अदर फॉर्म में, अदर फॉर्म में। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास जितनी कैश लास्ट डे पे रहेंगी वो नेक्स्ट डे पे रहेंगी क्या, नहीं, आंकड़ा बदलेगा। कैश एट बैंक में भी आंकड़ा बदलेगा, क्योंकि कैश सबसे फास्ट आती जाती है, इनफ्लो आउटफ्लो होता है। अब आप देखिए सन्ड्री डेटर्स, डेटर किसको बोलते हैं, कस्टमर, जिससे आपकी उधारी बाकी थी उसको आप ले लोगे पैसे, नेक्स्ट जाते थे आप पहले पैसा लोगे ना, रिकवर करोगे ना, और पैसा लोगे तो यही एसेट कैश में फॉर्म चेंज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होता है जो एसेट्स आप सिक्योरिटी यानी जो शेयर डिबेंचर आप लेते हो ना, वो नेक्स्ट ईयर जाते से आपका रिडीम हो जाता है, यानी आपको पैसे हाथ में देता है, यानी वही आपका इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंस इसको बोलते बताओ, ऐसा एक्सपेंस जो ये साल अपन ने ज्यादा कर दिया है ना, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये मेरा एक्सपेंस बनेगा। क्या बनेगा, अरे सिंपल है, मैं 2 साल की एड का पैसा दे रहा हूं, तो ये साल का जो मेरा खर्चा है वो एक्सपेंस है, लेकिन ज्यादा का दिया जो ये साल मैंने, उसको बोलते हैं प्रीपेड एड। क्या बोलते हैं उसको, तो प्रीपेड एड अभी के लिए एसेट है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाते से वो मेरा एक्सपेंस बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को सर्विस मिल गई उसकी, फॉर्म चेंज। क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। आउटस्टैंडिंग इनकम जो है बाकी थी लेना, वो मिल जाती है तो वो कैश फॉर्म में हो जाती है कन्वर्ट। उसके बाद बिल रिसीवेबल का पैसा भी हमें लेना बाकी था ड्राइव से, वो नेक्स्ट ईयर ड्यू डेट आती है तो पैसा वो कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये सारे एसेट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म या तो कैश फॉर्म में कन्वर्ट होगा या तो कोई अदर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये एसेट्स सिर्फ ये साल के जर्नी के लिए ही हमारी एसेट्स होती है, नेक्स्ट ईयर जाते से ही वो अपने अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, प्रोबेबली सारे एसेट्स जो है वो कैश फॉर्म में ही कन्वर्ट होते हैं, लेकिन सारे नहीं हो पाएंगे। जो कैश फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ना, वो एक अलग रेशियो बनेगा। अभी वो कौन सा बनेगा, देखो रट्टा नहीं मारना है, अगर कॉमन सेंस तुमने लगाया तो। हाँ, पहले करंट एसेट के बाद करंट लायबिलिटी की लिस्ट लिख लेते हैं। हाँ, तो पहले करंट लायबिलिटी की लिस्ट लिख लीजिए, उसके बाद नीचे अदर रेशियो पढ़ते हैं। लिखिए, लिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई अगर एक्सपेंस बाकी होगा
तो नेक्स्ट ईयर जाते से आपको पे करना है वो। ओके, एग्जाम्पल लास्ट मंथ की एम्प्लॉय की सैलरी बाकी होती है, तो नेक्स्ट ईयर एक हफ्ते के अंदर ही एम्प्लॉय बोलते लाओ सर पगार लाओ मेरी। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कोई टैक्स देना बाकी होगा तो आप नेक्स्ट ईयर जाते ही पे करोगे। प्रोविजन का मतलब होता है देना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्पररी लाइबिलिटी होती है, मालूम है आपको। ओवर विड्रॉ की फैसिलिटी जब बैंक देती है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में फर्क है। क्या फर्क है? एक तो बैंक लोन लॉन्ग टर्म होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा बैंक लोन प्रोबेबली सिक्योर्ड होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड होता है। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है ना आपको? क्योंकि इसके लिए कोई एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए सपोज, ओके, तूने किसी को 60,000 रुपए का चेक दे दिया, तो कायदे से वो चेक बाउंस होना चाहिए। लेकिन अगर तूने करंट अकाउंट का चेक दे दिया तो वो चेक इशू करती है बैंक कि हाँ दे दो, और तेरे को फोन आएंगे कि हमने 10,000 रुपए से तेरे को ओवरड्रा दिया है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओके, इट्स अ टेम्पररी लोन। इसके ऊपर सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। जितना देरी करोगे उतना इंटरेस्ट लंबा लगता है हाँ इस पे। और इसके लिए आपने कोई एसेट गिरवी रखी क्या? दैट्स व्हाई इट इज अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है ये? शॉर्ट टर्म। डिविडेंड्स पेबल, कंपनी को अगर डिविडेंड देना बाकी है, डिक्लेयर हुआ ये साल देना बाकी है, तो वो भी कंपनी के लिए क्या है? करंट लायबिलिटी। पूछो क्यों? वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेट एंड पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जाते से ही नेक्स्ट जाते से ही हमको अगले साल जाते से ही हमको 30 दिन के अंदर पे करना है इसको। और उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस। ज्यादा का मिलना अपने लिए कर्जा है ना, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये मेरी इनकम बन जाती है। अभी मेरी लायबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आती थी मेरी, अरे किसी ने एमकॉम में सेकेंड सेमेस्टर में रखे हुए थर्ड ईयर की फीस दे दी मेरे को, तो ये साल तो मेरी वो लायबिलिटी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी इनकम हो जाएगी ना वो, क्योंकि मैं उसको सर्विस दे दूंगा ना। अब बताओ ये सारी लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है बताओ? ये सारी वो लायबिलिटीज है जिनका नेचर नेक्स्ट ईयर जाते से यहां तो रिडीम हो जाएगा, यहां तो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ चलेगा ना, वो डिपेंड करता है। अब मैं फिर एक बार बोल रहा हूं आपको सबके लिए, एग्जाम्पल कराते वक्त एक आधी और एसेट ऐड करनी पड़े तो मैं यहां पे प्रोफार्मा में ऐड करके दूंगा आपको, सब्जेक्ट टू चेंज। जगह छोड़ देना। हाँ, अब आप नोटिस कीजिए जितने भी बैलेंस शीट वाले रेशियो है वो इंटू 100 नहीं होते, इंटू 100 नहीं होते। हाँ याद रखना। पूछो क्यों? क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है, ओनली कंपेयर, और कंपेयर जो है 2:1 1:1 ऐसे होता है, रेशियो से होता है। ओके क्लियर? नेक्स्ट रेशियो लिखिए। जो रेशियो आपको समझ में नहीं आ रहा है हाथ वाथ मुझसे पूछना है, बात का कोई विषय रखना नहीं है। लिक्विड रेशियो, अच्छा लिक्विड रेशियो को एक और नाम दिया है, आप लिख लीजिए प्लीज, वो है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, और एक और नाम है इसका क्विक रेशियो। मेरी वॉइस वहां तक पहुंच पा रही है अच्छे से? क्लियर है? क्विक रेशियो। अब भाई ये क्या है रेशियो है बता दूं? देखो, अगर मुझे अर्जेंसी में मेरे बिजनेस के अंदर लिक्विड एसेट में कैश की नीड पड़ती है और अर्जेंसी मुझे कैश देना भी है मार्केट में, इन उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटी। इन दोनों को कंपेयर करना है तो आई कैन प्रिफर अ लिक्विड रेशियो। और ये लिक्विड रेशियो बनता किससे? सारी करंट एसेट्स से। अब आप देखो जो भी करंट एसेट्स कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है वो सारी ही मेरी लिक्विड एसेट्स भी है।
समझा कुछ तुमको? जो एसेट्स मेरे कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है वो सारी ही करंट एसेट्स मेरी लिक्विड एसेट्स भी है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी कैश तो कैश ही है, कैश एट बैंक भी कैश ही है, डेटर से पैसा आएगा तो क्या किस में हो जाएगा कन्वर्ट? कैश में, तो ये भी लिक्विड एसेट है मेरी। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेचूंगा तो नोट आएगी। प्रीपेड एक्सपेंस ये नहीं आता है, पूछो क्यों? अरे नोटिस करो, प्रीपेड एक्सपेंस अगले साल मुझे पैसा वापस देगा क्या? अपन ने उसको ज्यादा का दिया है, वो बोलेगा अगले साल मेरी सर्विस ले और खत्म कर इसको, तो ये मेरा अगले साल क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद करो, ये साल का प्रीपेड एक्सपेंस मैं नेक्स्ट ईयर उसकी सर्विस ले लूंगा सामने वाले की, और वही क्या हो जाएगा? मेरा एक्सपेंस। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि सपोज 2 साल का मैं एड का पैसा एक साथ देता हूं, तो ये साल का मेरा खर्चा जो लगा वो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन ये साल में मैंने नेक्स्ट ईयर का भर दिया था, वो मेरा एसेट है। क्या है मेरी वो? लेकिन नेक्स्ट ईयर जैसे जाऊंगा मैं तो वो क्या बोलूंगा? ऐड वाला भैया भैया ऐड ले मेरी, और तुम्हें पैसा वापस नहीं दूंगा नहीं मैं, तो ये कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, ये मेरी करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक, तो ये भी कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग इनकम्स, कोई इनकम बाकी होंगी, जिस एग्जांपल तुमसे फीस देना बाकी होंगी, तो ये साल भले नहीं दिया लेकिन अगले साल तो तुम दे दोगे ना मुझे, तो क्या ये एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी? यस, हो जाएंगी, तो ये भी मेरी लिक्विड एसेट है। बिल रिसीवेबल, अब डेटर याद करो, बिल रिसीवेबल ने ड्रॉई से पैसे लेना होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है तुमको मैंने 11th 12th में, याद है आपको? तो जिसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, डेटर और बिल में फर्क क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये कस्टमर के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है, ये कस्टमर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, लेकिन दोनों से पैसा जब आएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? इसमें। ये सारी एसेट्स, 2 एसेट छोड़ के यही मेरी सारी एसेट्स क्या हो जाएगी? लिक्विड एसेट्स। ओके, क्लियर? और लिक्विड एसेट्स का कंपेयर जब मैं लिक्विड लायबिलिटी से करता हूं, अब लिक्विड लायबिलिटी किसको बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर जो लायबिलिटी मुझे कैश में देना है, देना ही है, उसमें कोई रोक सकता नहीं हूं मैं, उस लायबिलिटीज को अपन बोलते हैं लिक्विड लायबिलिटीज। अब कौन कौन सी है देखिए। क्रेडिटर कौन होता है बताओ? जिससे सप्लायर, जिससे अपन उधारी में माल लेते हैं, नेक्स्ट ईयर छाती पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ला मेरा पैसा, ये साल तो तेरा ड्यू हो गया, ठीक है निपट गया साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाते थे जब उसका ड्यू आएगा, ला पैसा बोलेगा, तो कैश में हो जाएगा कन्वर्ट। ये भी बिल पेबल पे करना ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई छाती पे आके खड़े होते हैं, लाओ हमारा सैलरी बाकी था पिछले महीने का, दिसंबर महीने का, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में अगले साल जाते थे मुझे देना है उसको, है ना? तो ये भी खर्चा अपने को देना ही है। गवर्नमेंट तो भैया आबाद हुए बर्बाद हुए किसको छोड़ती नहीं है। उसके बाद हाँ, मैं इसको डिले कर सकता हूं। बैंक कभी तुम्हारे घर पे आती नहीं, बोलती पेमेंट करो, पूछो क्यों? वो खुश रहती, पूछो क्यों? वो बोलती तुम एक साल लगाओ ना, हमारा मीटर चालू है, इंटरेस्ट चालू है ना, तो इसको मुझे अगर मैं अर्जेंसी में नहीं भी पे करूंगा चल जाएगा। समझा आपको? क्लियर? डिविडेंड पेबल, वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेब्ट पेड विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर ये साल के एंड में कंपनी, अपन सपोज कंपनी है और अपन ने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो नेक्स्ट ईयर जाते थे 30 दिन के अंदर पेड करना है, नहीं पेड किया तो वो अनपेड डिविडेंड रहेगा, और अनपेड डिविडेंड के फाइन पेनल्टीज बहुत सारी है, तो पे तो करना ही है भैया, और कंपनी डिफॉल्टी कंपनी में आ जाती है, तो इसलिए मेरे को पे करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और इनकम रिसीव एडवांस जो है ये भी नेक्स्ट ईयर क्या बन जाती है? मेरी इनकम बनती है। ओके, तो अब इसमें से नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस अपन ज्यादा का देते हैं और इनकम रिसीव एडवांस हम ज्यादा का ले रहे हैं। ज्यादा का लेना अपनी इनकम, अपनी लायबिलिटी होती है। मुझे क्यों? जिस पीरियड की आप सर्विस दे रहे हो उतना ले रहे हो, आपकी इनकम है। जिस पीरियड की सर्विस दे रहे नहीं हो, पहले ही लेके बैठे हो, दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि वो सामने वाला रिडीम करने के लिए कैपेबल होता है। समझा आपको? क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस उल्टा होता है, अपन ज्यादा का दे रहे हैं यहां पे। क्लियर? तो अब यहां पे अब इसका फॉर्मूला आएगा, लिखिए, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसिड को क्विक एसिड बोलते हैं। लिक्विड एसिड्स,
डिवाइडेड बाय लिक्विड या क्विक लायबिलिटीज। देखिए ये कोर्स एमकॉम के लिए बन रहा है, ओके। तो एमकॉम वाले बच्चों को इतना तो भी आना चाहिए, बेसिक बेसिक टर्म्स। कोई भी पढ़ाने वाला तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना सभी से। हाँ, अब अगर लिक्विड एसिड्स देखना हो तो कैसे बनेगी, लिख लीजिए। लिक्विड एसिड्स जो है वो बनेंगी करंट एसिड्स में से, सारी करंट एसिड्स लेना है, सिर्फ 2 एसिड नहीं लेना है। कौन सी वाली? जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रही। एक तो है क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ये माइनस कर देना। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है ना, वो कैश फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट होता है। अरे क्लोजिंग स्टॉक ये साल, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या होता है मेरा? ओपनिंग स्टॉक, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस अपने को कैश फॉर्म में आता नहीं है वापस। सामने वाले को जो मैंने ज्यादा का दिया हूं ना, वो बोलेगा मेरे को सर्विस ले और अपना खत्म कर सर हिसाब। अब लिक्विड लायबिलिटी लिख लीजिए कैसे आएगी। ऑल करंट एसेट्स लेना, सॉरी करंट लायबिलिटीज, माय मिस्टेक। ऑल करंट लायबिलिटीज लेना, लेकिन सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम डिले कर सकते हैं, बाकी सारी करंट लायबिलिटीज को हम डिले नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मुझे इसको रिडीम करना ही करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश और आइदर कैश एट बैंक। अब मेरी ऐसे गैसिंग है कि इनकम रिसीव इन एडवांस जो है मे बी मैं ये यहां पे ले सकता हूं। आगे चल के मैं स्टडी करता हूं पहले, उसके बाद। अभी फिलहाल ले लीजिए आप। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता तो इनकम रिसीव इन एडवांस भी शायद से नहीं आता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है, वो आगे मैं लिखा सकता हूं उसको। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ इनकम रिसीव इन एडवांस भी नहीं ले सकते अपन। मैं पहले स्टडी करता हूं उसको। समझा आपको? क्लियर डन? ओके। अब लिखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, लास्ट रेशियो अपना ये। इसके बाद यहां पे हम सेशन को रोक देंगे फिलहाल। लिखिए यहां पे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये क्या होता है भाई रेशियो? ये रेशियो तय करता है कि दुकान में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है ओनर का, और बाहर का कर्जा कितना लिया हुआ है। और जनरली डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये आपको 11-12 में था। डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1। याद है कुछ तुमको? अभी होता क्या है समझ लो। ये बिजनेस के अंदर इंटरनल लायबिलिटी यानी ओनर का इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर ओनर का इन्वेस्टमेंट इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। इंटाइटी कंसेप्ट याद करो। अजम्पशन है ना, इंटाइटी कंसेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग कर समय ये अज्यूम करो मालक अलग और दुकान अलग। दुकान के अंदर जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो भी बिजनेस के लिए कर्जा है। क्या है वो कर्जा कौन सा? इंटरनल लायबिलिटी या फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। याद है आपको? 11 से 11 से आपको। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो तय करता है कि आपका यानी इक्विटी यानी ओन कैपिटल और डेब्ट यानी बोरोड कैपिटल कितना है बिजनेस के अंदर। यानी इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी का रेशो निकालना होगा। तो उसके लिए वी कैन प्रिफर डेब्ट इक्विटी रेशो। समझा क्या?
जो दुकानें बर्बाद होती है, बर्बाद क्या होती है, वो बर्बाद क्यों होती है बोलो, ये डेट इक्विटी रेशो फेवरेबल में नहीं होता है। अरे आपने अपना पैसा खुद का कम लगाया, बाहर का कर्जा ज्यादा हुआ है, तो ब्याज ब्याज में देते देते ही पहुंच जाओगे, इधर आमदनी अठन्नी, खर्चा वर्किंग एक्सपेंस बढ़ेगा, गाले में आओगे, गाला बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा बढ़ते आएगा, और दुकान को लगाना पड़ेगा ताला। समझा कुछ तुमको? इसलिए डेट इक्विटी रेशियो की स्टडी करना बहुत जरूरी है। दुकान छोटी हो या बड़ी हो, इसकी स्टडी करते रहना। समझा? क्लियर? अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। अब इसको से नाम दिया हुआ है एक्सटर्नल इक्विटीज। अब यू कैन यूज लायबिलिटी ऑल्सो, इक्विटीज आइदर लायबिलिटीज, ओके, डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटीज। अब इंटरनल क्या होता है बच्चा लोग? खुद का ओनर का पैसा, ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई है वो। और एक्सटर्नल बोले तो क्या? जो बाहर से लिया हुआ है। अब देखो बिजनेस के अंदर लायबिलिटी 3 टाइप की होती है, लिख लीजिए। पहले 2 होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके। अब इंटरनल लायबिलिटीज को हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, यानी मालक का पैसा। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो रहती है वो 2 होती है, बोलो कौन कौन सी? सेकेंड पार्टी लायबिलिटी और थर्ड पार्टी। अब सेकेंड पार्टी लायबिलिटी क्या होती है बताओ? इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लायबिलिटी। बच्चा लोग क्या बोलोगे इसको आप? क्या होती है सिक्योर्ड लायबिलिटी? बोला जो आपने बाहर से कर्जा लिया है, दुकान के बाहर से, ओनर का पैसा नहीं, जो बाहर से कर्जा लिया है, और उसके लिए अगर आपने दुकान की एसेट गिरवी रखी हुई है और उस एसेट की वैल्यू मोर देन लायबिलिटी से है, तो दैट लायबिलिटी इज नोन एज सिक्योर्ड लायबिलिटी। उसको सेकेंड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं अपन बिजनेस लैंग्वेज में, गावरानी भाषा में। और तीसरा आता है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब अनसिक्योर्ड लायबिलिटी क्या होता है बताओ? जिसके लिए आपने कोई एसेट गिरवी रखी नहीं हो, ओके, क्लियर? तो बिजनेस में कर्जा कितना बोलो? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी बोलो तो ओनर्स इन्वेस्टमेंट्स, ओनर्स कैपिटल और रिटेन। जनरल रिजर्व वगैरह होता है ना। अरे फर्स्ट पार्ट मालक का इन्वेस्टमेंट कितना लगा हुआ है बस बिजनेस के अंदर, मालक का पैसा बिजनेस के अंदर कितना लगा हुआ है कुल मिलाकर, उसको बोलेंगे हम इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर पिक्चर? इसका रेशियो निकालने के लिए हम यहां पे निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। समझा क्या आपको? क्लियर? अब सर ये इसका लिस्ट लिखाऊंगे, अब लिस्ट क्या दूर से ही फोकस होता है कि सारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी सामने रखना और कौन कौन सी इंटरनल एक्शन देख लेना। चलो एक आधा एग्जांपल लिखूं अपन यहाँ पे, गैसिंग आते गैसिंग। हाँ, अब एमकॉम वाले बच्चे हो भाई, इतना तो 5 साल पढ़ाया होगा किसी सर ने तुमको जो पढ़ाया होगा। चलो अब मैंने आपके सामने बैलेंस शीट शो किया हूं, ये 5वें नंबर की। इसमें बताओ इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट है। तो पहला देखो शेयर कैपिटल कौन सा है, इंटरनल की एक्सटर्नल? अरे शेयर कैपिटल मालक का है ना, कंपनी के अंदर मालक कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर का जो पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के अंदर वो क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। और शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी जो बाहर वालों का पैसा पड़ा है वो क्या है? मेरा एक्सटर्नल। समझा क्या? तो बताओ ये कहां आएगा? इंटरनल एक्सटर्नल में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंटरनल। अरे शेयर मालक 2 होते ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते, कौन होते? क्रेडिटर। कर्जदार होते कर्जदार। एक्सटर्नल भूल गए क्या तुम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये करंट का नेट प्रॉफिट है। हेलो, और नेट प्रॉफिट पे किसका हक होता है? मालक का। तो ये कौन सी लायबिलिटी हुई? और क्रेडिटर
हो गया, पहचानना सीख गए तुम लोग, सीख गए बच्चा लोग, बस कंप्यूट कर देना, डिवाइड करते बैठना, हो गया। ठीक है, अब बड़ी वाली बैलेंस शीट भी थी मेरे पास, ये एग्जाम्पल जब करेंगे तब करेंगे। ठीक है, फिलहाल डेमो के लिए डराना नहीं था, इसलिए छोटी लाई, बड़ी वाली में भी इंटरनल एक्सटर्नल करते पड़ेंगे ना, अभी तो हमको करना ही वही है, क्या करना है, एक बार सीख लो आ जाएगा। तो इसके एक काम करो, मैं लिस्ट आपको लास्ट में लिखा दूंगा, लास्ट यानी आज नहीं, पूरा टॉपिक होने के बाद, तो आप चाहो तो यहां पे लिस्ट के लिए जगह छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो यहां तक स्टॉप करें, तो सारे रेशियो सामने आ गए। तो आज हमने टोटल मिलाकर कल का और आज का सेशन मिलाकर 10 रेशोस, कुछ रेशोस ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के थे और कुछ रेशोस थे बैलेंस शीट के। अगले सेशन में और कंटिन्यू करके हम एग्जांपल शुरू कर देंगे प्रोबेबली। तो इसी के साथ आज का मेरा सेशन यहां पे समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।